दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी जो इस बात की शुरुआत जो है कुछ साल पहले हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर मोदी साहब हो या उनके जितने भी मंत्रीगण के लोग हों या प्रवक्ता हों, सब जो हैं वो एक कहते हैं ना कि मजाक उड़ाया करते थे, रिडिक्यूल किया करते थे राहुल गांधी को, ये कह के कि भाई ये थोड़ी कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन है ना। ये तो जब मर्जी होती है, चुनाव आते हैं तब निकलते हैं बाहर, बाकी तो घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं इटली चले जाते हैं या तो कहीं कहीं और चले जाते हैं। ये सब ताने जो है मारे जाते थे। अब उसके बाद ये हुआ कि जब पहली वो भारत जोड़ो यात्रा प्लान की गई, तब भी लोगों के मन में ये नहीं था कि ये सही में इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव उसका खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी ऑब्वियसली एक पूरी तरह से फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में नजर आ रहे हैं। अब पॉलिटिशियन शब्द मैं उनके लिए थोड़ा जो है मुझे लगता है कि वो उनकी जो है उनको जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर कहना हो तो पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो राजनीति में जो है अपने आप को समर्पित करते हुए नजर आते हैं। अब ये होने से क्या हुआ और ये कैसे हुआ, ये भी समझना जरूरी है। तो हमने कहा कि गर्ग साहब को हम आमंत्रित करते हैं और उन्हीं से जो है वो कैसे देख रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको, वो जो ताना मारा था उसका फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को परिणाम भुगतना पड़ रहा है उसको, और ओवरऑल राहुल गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब वो आगे कैसे देखते हैं, इस सब चीजों को समझने के लिए हमने गर्ग साहब को आमंत्रित किया हुआ है। तो हम उनको हमारे साथ जोड़ देते हैं और स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। प्रणाम सर। तो आपने सुना कि मैंने भूमिका में प्रस्तावना में जो कहा है, तो सर कैसे कैसे इसको आप देखते हैं, इस पूरी बात, ये पूरा मामला जो इसको? मैं देखता हूं कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जी। दो चीजें हुई हैं। एक तो 2019 के चुनाव का जो परिणाम था बहुत ही डिप्रेसिंग था पूरे, क्योंकि वो लीडर कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, जी। और कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप ऑफ 23 बन गया था। और दो चीजें हो रही थी। हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि एक आदमी जब पूरी तरह कॉर्नर कर दिया जाता है तो राख में से कैसा पैदा होता है। जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये पुनर्जन्म है। जी। 2019 के पराजय पर राहुल गांधी पर कांग्रेस ने के अंदर से सबसे ज्यादा हमले हुए, और कपिल सिब्बल का जो घर था वो कांग्रेस के नाराज लोगों का मक्का बना हुआ था या केदारनाथ बना हुआ था जी। या रोम बना हुआ था, और उसमें सारे लोग थे जो, मतलब उसमें मनीष तिवारी भी थे और गुलाम नबी आजाद भी थे, आनंद शर्मा भी थे, और 22-23 लोग थे। और राहुल गांधी पर खुलकर अटैक हो रहे थे, लिखा जा रहा था उनके खिलाफ। कांग्रेस के एक संजय झा हैं, उन्होंने जम के लिखा। मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूं कि जिन्होंने एक कैंपेन चलाया, और कपिल सिब्बल भी थे। और उसमें जो मुख्य आरोप था कि ये एक पारिवारिक पार्टी है और ये बंद कमरों से आंदोलन चलाती है, सड़कों पर नहीं है। बिल्कुल। और 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश दिया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 41 सीट दी थी।
तो वो अमेठी भी नहीं बचा पाई थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर थे, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो गया और वो खुद की गुना की सीट भी हार गए, जो मध्य प्रदेश में। और मोदी जी का 2019 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पर आक्रमण बढ़ गया। तो कांग्रेस मुक्त भारत, और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सबसे ज्यादा आक्रमण किए, परिवार को लेकर, राहुल को लेकर। ये 4 साल तक चलता रहा, मतलब 19 में चला, इलेक्शन के परिणाम आने के बाद मई से लगा के दिसंबर तक, 20 पूरा चला, 21 पूरा चला, और आपने देखा कि 22 आते आते मध्य प्रदेश में कैसे जो सरकार बनी थी वो कैसे हाथ से खिसक गई। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य चले गए, भर्ती हो गए बीजेपी में, और कमलनाथ की हुकूमत, एक सरकार थी, वो चली गई। राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन पायलट के झगड़े आपने देखा कैसे चले। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि भूपेश बघेल और सिंहदेव साहब के बीच में कैसे झगड़े चले। आपने गुजरात में देखा कि कितने लोग छोड़ के चले गए, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। कोई और आदमी होता उस टाइम पे तो क्या करता? जो इस तरह के अंदर से आक्रमण, बाहर से आक्रमण, आपके जो साथी सीनियर लोग हैं उनका वो आपको पूरी तरह से सेबोटाज कर रहे हैं या लेट डाउन कर रहे हैं। राहुल गांधी उस आग में से निकले। अब हमको ये नहीं पता है कि वो कैसे निकले होंगे, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक ट्रांसफॉर्म्ड राहुल गांधी को देख रहे हैं। हमको लग रहा है अरे ये क्या, ये कहाँ था यार आदमी, ये तो पप्पू था। और नरेंद्र मोदी भाई ने उसको पप्पू साबित कर दिया था। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली, और वो रिस्क थी भारत जोड़ो यात्रा की। बिल्कुल। और वो यात्रा जब चालू हुई तो मेरे को भी आमंत्रण था, मैं भी उसमें ज्वाइन करूं करके। मीटिंग थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में, तो योगेंद्र यादव का मेरे पास भी मैसेज आया था, तो मैं उस समय अमेरिका में था। एक जुआ था कि वो सफल होगा कि नहीं होगा। और वो बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक दक्षिण से शुरू किया, बिल्कुल। क्योंकि अगर पहली यात्रा नॉर्थ में होती तो मणिपुर में बीजेपी, त्रिपुरा में बीजेपी, असम में बीजेपी, राहुल गांधी को पूरी तरह से फ्लॉप कर देते हैं ये लोग। यूपी में, बिहार, झारखंड, गुजरात, बम्बई, सब जगह राहुल गांधी को बिल्कुल एकदम खत्म कर देते हैं।
दक्षिण से जो शुरू की और जो प्रसादी मिली नागरिकों की, और जो कन्याकुमारी से उनका शुभारंभ हुआ, और वो राजीव गांधी की पुण्यस्थली जहां उनका निधन हुआ था, हत्या हुई थी, वहां से उन्होंने माथा टेक के शुरू किया। उस यात्रा ने, जैसे अभी भाजपा काम करती है ना, राम वन पथ गमन, जी, तो राम वन पथ गमन ये बोले तो कि राम जी जिस जिस जगह से निकले थे वहां पे कैसे तीर्थ स्थल बनाने का है, और त्रेता युग की बात है। जहां जहां से राहुल निकले पद यात्रा करते हुए, बीजेपी का सफाया हो गया। कर्नाटक का पूरा रूट आप देख लें, जी बिल्कुल। तेलंगाना में आए वो, जहां जहां से निकले। तो जो इस यात्रा में राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जो उन्होंने देखा कि भारत क्या है, जैसे गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी, तो गोखले जी से मिले, गोखले जी से पूछा क्या करना है, तो उन्होंने कहा पहले आप भारत यात्रा करो, आप देखो भारत क्या है। और जब वो उड़ीसा में देखा, उन्होंने एक ही औरत है, वो एक ही धोती को धो रही है, उसी को सुखा रही है, उसी को पहन रही है, तो गांधी का जीवन बदल गया। और शंकराचार्य भी केरल से निकल के उत्तर में आए थे। राहुल गांधी का जीवन इस यात्रा ने बदल दिया, और उनको समझ में आया कि जिस भारत को वो दिल्ली में बैठ के देख रहे थे, और जिस भारत को नरेंद्र भाई देखते हैं दिल्ली में बैठ के, वो अलग है। नरेंद्र भाई के साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के एक प्रदेश में जन्म लिया, और उन्होंने गुजरात से बाहर नहीं निकले। गुजरात के बाहर का उन्होंने भारत नहीं देखा। संघ के प्रचारक के तौर पे उन्होंने जहाँ जहाँ राज्यों में गए, वो प्रभारी प्रभारी रहे जहाँ पे। हाँ, जहाँ गए वहाँ का देखा उन्होंने, मना नहीं करता मैं। पर राहुल गांधी के स्वागत में जो भीड़ उमड़ी, और नागरिक, आम नागरिक निकल रहा, और आम नागरिकों ने जब अपनी तकलीफें उनको बताई, तो राहुल गांधी का जैसे वो होता है ना कि भगवान बुद्ध निकले और उन्होंने 4 लोगों को देखा, एक कोई अर्जी लेके जा रहा है उसको देखा, एक ऐसे अलग अलग, एक बूढ़े को देखा, ऐसा है ना, कथा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बुद्ध फिर आप बनने की बाद में कथा। वो चिता चिता में जल रहे चिता शव को में देखा। हाँ, चिता में शव, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको बोलते हैं ना, एक तो होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, और एक होता है हृदय परिवर्तन। मोदी जी जो घूमते हैं वो हार्ट ट्रांसप्लांट लेके घूमते हैं, और ये आदमी हृदय परिवर्तन लेके घूमता है। तो वो कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस तो थे ही नहीं, वो फुल टाइमर थे। पर उनको एक, जैसे आपने देखा होगा कि गिर्री पे से धागा निकल जाता है ना, जैसे
हाँ बिल्कुल। या चेन निकल जाती है साइकिल की और आप पेडल मारते रहते हैं साइकिल पे कि वो चेन वापस चढ़ जाए, तो आप पेडल मार के चलाना चाहते हैं कई बार चेन, फिर जब आपको लगता है तो फिर आप साइकिल स्टैंड पे लगा के हाथ से चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा यार ये तो पैदल चल के चेन चढ़ाना पड़ेगी। तो उन्होंने अपने कपड़े बदल दिए, अपना खान पान बदल दिया, अपना जीवन बदल दिया और सड़कों को घर बना लिया। और ऐसा घर बनाया कि वो जो असली घर था वो उसमें जाने की उन्होंने इच्छा ही खत्म कर दी। कि जैसे भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, जी। तो फिर वो गए नहीं लौट के, या महावीर ने छोड़ दिया। हालांकि बुद्ध और महावीर से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत अलग लोग थे। वो अलग लोग। मैं केवल एक सिमिली के तौर पर इस्तेमाल कर, मैं उनको, राहुल को बुद्ध और वो महावीर नहीं मानता मैं, पर उनको एक परिव्राजक मानता हूँ जो जिसने तय किया भटकना है और भारत को प्राप्त करना है। पहले भारत को जानने की बात थी, अब भारत को प्राप्त करने की बात, ये फर्क है। आप इसीलिए देखते हैं कि 52 सीट से 99 सीट हो जाती है, ये चमक कमाल है। इतनी स्टेट मशीनरी, इतना दमन, इतना पैसा, इतना आतंक, इतने प्रतिबंध, इतने मुकदमे, इतनी जेल की धमकी, और उसके बावजूद अगर ये सब नहीं होता तो आप सोचिए कि कितनी सीटें होती। बिल्कुल सर। और उसमें इनकी 52 से 99 हो गई और उनकी 303 से 240 हो गई, 20% उनकी सीटें कम हो गई। जो हिंदुत्व के प्रदेश थे, 100% हिंदू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसमें बिल्कुल बैंड बज गया। वो समझ नहीं पाए कि जमीन कैसे कैसे खसक गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, महाराष्ट्र में हार हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, हरियाणा में बुरी तरह हार हो गई, बंगाल में सफाया हो गया, बिहार में 10 सीटें कम हो गई, 8-9 सीटें, 10 सीटें, राजस्थान में कम हुई। और राजस्थान में सबसे बड़ा धक्का लगा। नरेंद्र भाई इस धक्के के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि यार ये एक्सरे की जो रिपोर्ट आई है ये बीजेपी की नहीं है, किसी और की रिपोर्ट है। अरे वो तो पता चला कि नहीं नहीं ये तो आपकी रिपोर्ट है भाई। तो अब क्या है, जो सीन है वो ये कि राहुल गांधी अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि उस आदमी को जेल का डर खत्म हो गया, वैभव खत्म कर दिया उसने, आम आदमी के साथ जीने की तमन्ना कर ली और मृत्यु के प्रति भय समाप्त कर लिया। नरेंद्र भाई तीनों से डरते हैं। चाय बेचने वाला वैभव में चला गया, मतलब ये कि कोई फकीर जो है वो बोले कि मेरे को गौतम बुद्ध के महल में जाना है और वहां रहने लगा। मतलब चाय बेचने वाले को बोले मेरे को तो ऐसा चश्मा चाहिए, ऐसा पेन चाहिए, ऐसा सूट चाहिए और ऐसे कपड़े चाहिए दिन में 4 बार।
वो जैसे है ना, वो अलादीन के का किस्सा है कि वो गए वो गुफा चिराग का में जीन और जो होता है। हाँ, चिराग मिल गया और फिर वो, उनके पैर जमीन पर नहीं, और अब वो डर रहे हैं कि अरे यार ये सब छिन गया तो वापस क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब वैभव कहाँ मिलेगा, ये सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, ये घर कहाँ मिलेगा। तो सिक्योरिटी, घर, वैभव, नरेंद्र भाई डरे हुए हैं इन चीजों के जाने से, और राहुल गांधी ने इन चीजों का मोह छोड़ दिया। तो ये जो आपका सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैं तो आपको जो बता रहा हूँ ये अलग कुछ है, और वो स्थायी है, परमानेंट है। ये वो उसका, इसका जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं, सत्ता से है लेना देना, उनके मन में जो गुस्सा है, नाराजगी है, अपमान का बदला लेने की बात है, उनकी माँ को जो तंग किया उसका है, उनके पिता को लेकर जो टिप्पणियां की गई, उनकी दादी को लेकर जो की गई, उनके नाना को लेकर जो की गई। नाना को नहीं छोड़ रहे अब तक। तो इसलिए उनके मन में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और वो राहुल गांधी को बहुत जबरदस्त तरीके से गुस्सा आता है, और वो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मतलब अभी मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर उसका विजुअल आप देखें तो कैसा गुस्सा हो गया एक पत्रकार पर। वो जी। जैसे उसने पूछा कि आप क्या, आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या मणिपुर का, तो बहुत उखड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। तो ये जो पीरियड है भारत की राजनीति का, ये अद्भुत पीरियड है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन राहुल गांधी का नहीं हुआ है, भारत का हुआ है, भारत के नागरिकों का हुआ है, पत्रकारिता का हुआ है, मीडिया का हुआ है। आप देख रहे हैं मीडिया में इतने वीडियो, इतना सरकार के खिलाफ लेखन, इतनी बातचीत कभी नहीं हुई पहले। वो जो तमाम लोग डरे हुए थे, जो या तो सरकार की तारीफ करते थे या बीच पे बैठे हुए थे कि वो न इधर बोलेंगे न उधर बोलेंगे। मैंने कुछ लोगों के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करना इसलिए बंद कर दिया, बोल दिया एंकर्स को कि ये अगर है तो मैं नहीं आना, मेरे को नहीं आना है, कि मुझे उनकी लॉयल्टी और उनके प्रेजेंटेशन पर शक होने लगा। तो ये जो चीज है, ये मैं मानता हूं कि इसने भारत को बचा लिया है, और नहीं तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये भारत जो है किस तरह का स्टेट बन जाता। चीन और रूस के बाद इंडिया को नरेंद्र भाई क्या बना देते, हमको पता नहीं। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, पर वो उनके पास जो जनसत्ता है, जनसत्ता। इसलिए मैं ये बड़ा एक उम्मीद की नजर से देखता हूँ। हालांकि अभी तो थोड़ा सा बहुत देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, पर फिर भी उम्मीद तो इस आदमी ने जगा दी है। मतलब कि आप इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहे, या तो आप जैसे कहा आपने कि पुनः अवतार कहें, मतलब एक नया अलग से अवतार हुआ ये कहें, या शायद पता नहीं, जैसे आपने कहा कि कुछ अलग है जो भी वो 2 साल में हुए हैं। अब वो जो भी हमको जो बदलाव दिखता है, या तो वो जो दिखता है, पर वो जो है उसने, अगर मैं आप जो कह रहे हैं उसको दर्शकों के लिए सम अप करना चाहूं, तो वो ये है कि जो हमको दिख रहा है, जो बदलाव राहुल गांधी में, जिसको आप ऐसे जैसे चाहे टर्म करें उसको,
वो जो है वो देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मतलब कि उनको उनके इस बदलाव ने देश को एक बहुत ही अंधेरी गर्त में जाने से बचा लिया है, ये तो बात एक पक्की है। और दूसरा ये कि नरेंद्र भाई को जैसे आपने कहा कि वो तीनों चीज जो जाने का डर है, वैभव हो या तो सत्ता हो या सिक्योरिटी हो, ये सब जो है, और ये सब डर जो है राहुल गांधी छोड़ के आगे निकल चुके हैं। और इसीलिए शायद वो प्रतिदिन हमको और आपको सभी को कहीं ना कहीं लोगों के बीच नजर आते हैं। वो आपको कहीं बैठे हुए नजर नहीं आते हैं अकेले ऑफिस में। ये बड़ी एक अद्भुत बात है कि वो ऑलमोस्ट एवरी डे लोगों के बीच होते हैं, जो अब जिसको compete करना नरेंद्र भाई के लिए बड़ा मुश्किल है। वो ये कर नहीं पाए, वो कभी कर नहीं पाए इस चीज को। तो ये बड़ा फर्क है। और उम्मीद करते हैं सर कि ये जो आपने जैसे कहा कि स्थायी है, ये जो पूरा उनका जो वो है बदलाव, तो स्थायी रहे तो मेरे ख्याल से फायदा आखिरकार देश को ही होगा। अ, और कुछ अगर आप अंत में समाप्त करने के लिए कहना चाहें तो सर आप कहें, फिर कार्यक्रम समाप्त करें। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी ने क्या किया है कि देश को यात्रा पर डाल दिया है। अब वो परमानेंट एक यात्री हो गए हैं, तो जैसे रुकना ही नहीं है, कहीं घर ही नहीं है टाइप। तो अब जैसे वो पंढरपुर की यात्रा पर जाने वाले हैं, वो जो पुणे के पास अलंदी जो जगह है, नामदेव की जी जो स्थान है, तीर्थ स्थल है, वहां से वारकरी संप्रदाय के लोगों के की यात्रा निकलती है 21 दिन की, 250 किलोमीटर की। लाखों लोग उसमें जुड़ते हैं और वो जाती है पंढरपुर में, शोलापुर के में पंढरपुर में विट्ठल का मंदिर है, रुक्मणी और विट्ठल भगवान कृष्ण का मंदिर। तो भगवान कृष्ण तो गुजरात में जय श्री कृष्णा से ही जीवन शुरू होता है गुजरात में, और रुक्मणी का और भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है, लाखों लोग जाते हैं। आप सोचिए कि जब राहुल गांधी चलेंगे उस यात्रा में, चाहे 2 दिन चलें, 4 दिन चलें, 10 दिन चलें, और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं वो हिंदुत्व पर होने वाले हैं कि भाजपा का हिंदुत्व, तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों, तो फडणवीस का हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व, उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व, क्या राहुल गांधी का हिंदुत्व की वो कहते हैं कि भाजपा का हिंदुत्व है ही नहीं, और आरएसएस का हिंदुत्व भी हिंदुत्व नहीं है, और मोदी जी संघ हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। और महाराष्ट्र जो है वो सावरकर का भी ठिकाना है, पुणे तो सावरकर का ठिकाना है, बिल्कुल। पुणे गोडसे का ठिकाना है, सावरकर का ठिकाना है, हिंदुत्व का ठिकाना है। और महाराष्ट्र जो है संघ की लेबोरेटरी है, भाजपा की लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, और संघ की लेबोरेटरी बोले तो महाराष्ट्र, नागपुर का इलाका। धमाल मच जाएगा महाराष्ट्र में अगर सरकार उलट गई, अभी जैसा परिणाम आए। तो जैसे मैंने एक डिबेट में कहा था कि राहुल गांधी भाजपा की छत नहीं गिरा रहे हैं अभी, छत में तो इलेक्शन ने छेद कर दिए, मैंने कहा था, वो दीवारें गिरा रहे हैं, दीवारों की ईंटें गिरा रहे हैं। तो एक एक करके दीवार गिर जाएगी राज्यों की,
ईंटें खड़े तो छत तो अपने आप गिर जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। ये जो चल रहा है, घबरा गए हैं नरेंद्र भाई एकदम। उनके चेहरे पर आप देखिए, उनकी चाल में देखिए, उनके कपड़ों में देखिए। अच्छा, वो अभी वो कपड़े मेरे ख्याल से 4 बार बदलना बंद कर दिए लगता है, शायद पूरे दिन बंद एक कर ही दिया। कपड़े में। उन्होंने सब बंद कर दिया। हाँ, अब वो, आपने उनको चश्मे में भी नहीं देखा होगा, काले चश्मे में। हाँ, और वो कुछ चमत्कार हो गया। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक टी शर्ट में, परमानेंट टी शर्ट में घूमता है, घूम रहा है, बस एक ही है वो सफेद कलर का। सफेद कलर का, और उस पे एक हाथ बना हुआ है जिसको कहते हैं अभय मुद्रा, हाँ, डरो मत। हाँ, और राहुल और प्रधानमंत्री जिस मुद्रा में घूमते हैं उसमें ये है कि बिल्कुल डरो मेरे से, हाँ, डरते रहो। जैसे डरते रहो। वो कहते हैं ना कि जागते रहो, रात को वो घूमता है जागते रहो, तो ये कहते हैं मोदी जी कि डरते रहो। तो गुजरात तो सबसे ज्यादा डरा हुआ है मोदी जी से। हाँ, ये बात तो सच है। और अगर गुजरात देख रहा है कि बाहर अगर डर खत्म हो जाएगा तो गुजरात भी डरना बंद कर देगा। गुजरात बाहर देख रहा है, क्योंकि गुजरातियों का सारा धंधा तो बाहर है ना, बिल्कुल। तो इसलिए वो ये सब पूरा बदलने वाला है। यही जो है अभय मुद्रा की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि उसका जिक्र होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हाँ, ये बात है। और मतलब अपने हिसाब से एक बड़ा एक लॉजिकल उन्होंने जो है सिंबलिज्म दिखा के उस बात को प्रस्तुत किया संसद में। और ये भी जो मतलब फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ऐसा हमला मोदी साहब ने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी सदन में अपने मतलब बैठ के सहन नहीं किया है। इसको ये उनके जीवन का पहला ये किस्सा था। और मेरे ख्याल से उसी एक ही हमले में वो बहुत तितर बितर हो गए। और इसलिए शायद अभी जब ये सत्र भी जब मिलेगा बजट वाला, तो उसमें आपको हम सबको जो है ना, बहुत वैसे कम ही बैठते हैं वो सदन में, लेकिन उससे भी कम शायद जो इस बार हम सबको नजर आएंगे। ये लग रहा है कि ये डराते रहते हैं, लेकिन फिर जो है अगर ये जल्दी से डर भी जाते हैं, अगर कोई ठीक से खड़ा होकर जवाब दे दे तो डर भी जाते हैं। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकाला, बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, गर्ग साहब को सुना आपने, और अब ट्रांसफॉर्मेशन कहे, पुनरुद्धार कहें या कुछ और कहें, गर्ग साहब ने बड़े विस्तार से, बड़ी डिटेल में जो है आपको वो क्या सोच रहे हैं वो आपको बताया। और मैं ऑब्वियसली मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मैं अभी भी जो है उसके उतना सीखने की कोशिश करता हूँ, तो आज भी वही कर रहा था। लेकिन आप लोगों को ये बातचीत सुन के क्या लगा, आप क्या सोचते हैं, वो आप जरूर से जो है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताइएगा। और अगर पसंद आई हो बातचीत, आपको लगा हो कि ये अच्छी बात लगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।